प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले नदी के द्वीप को पढ़ते हुए उसके पूर्व देखा कि आलोचकों ने अज्ञेय की कविता में वैचारिक तत्वों की उपस्थिति के क्रम में नदी के द्वीप पर भी विचार किया है। लेकिन उसके पहले हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि वस्तुतः हिंदी ही नहीं, हिंदी कविता में ख़ास तौर पर जो यह वैचारिकी है, कहीं न कहीं धीरे धीरे उस समय से ज़्यादा शामिल हुई ज्यों-ज्यों स्वाधीनता बोध ने भारतीय काव्य संसार में अपनी जगह बनाना शुरू किया। इस स्वाधीनता बोध ने न केवल सत्ता की महासंरचना के भीतर की क्षुद्रताओं को उजागर किया, बल्कि इस स्वाधीनता बोध ने हमें आत्म अवलोकन के लिए भी पर्याप्त अवकाश दिया। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि कबीर जैसे कवियों की स्वीकारोक्ति भी और उनका कहीं न कहीं बहुत दूर तक गहरा असर बंगाल से लेकर मध्य भारत तक के साहित्य में यह बताता है कि कविता में वैचारिकी के पंख बड़े होते जा रहे थे, उनका आसमान भी बड़ा होता जा रहा था। छायावाद में भी आप देखे होंगे कि मैं शैली जो कविता की थी, वहाँ जो मैं की उपस्थिति थी, वह मैं की उपस्थिति कहीं न कहीं पारंपरिक छंदों की उपस्थिति में मैं के डैने का विस्तार था। पारंपरिक छंदों की जो संरचना थी, उस संरचना के भीतर उनसे प्राण तत्व तो लेना ही था, लेकिन उनके जो अस्थि पंजर की संरचना थी उसे स्वीकार करने में दिक्कत थी, क्योंकि उनमें वैयक्तिक अनुभूतियों के घुटने की, उनके दम घुटने की संभावना इन्हें लग रही थी। तो अज्ञेय तक आते आते आप देख सकते हैं कि अधिकांश उस समय की कविताओं में, अगर हम छायावादी गीतों को छोड़ दें, जबकि उनमें भी ये चीज़ें हैं। महादेवी के गीतों में आप देखेंगे तो बहुत छद्म रूप से आप देखेंगे, बहुत ही गहरे जाकर देखेंगे तो वे गीत अपनी सीमा से दूर दूर तक अपनी स्वर लहरियाँ भेजते हैं, जहाँ वहाँ स्त्री विमर्श की संभावनाएं जन्म लेती हैं। और आप कह सकते हैं कि वहाँ भी आप इस वैचारिकता का यह कलात्मक विमर्श हो, सामाजिक विमर्श हो, मनुष्य की वैयक्तिक जीवन की स्वाधीनता का विमर्श हो, ये सारे विमर्श उसमें दिखाई देते हैं। यह अलग बात है कि प्रगतिशील कविता का जो एक जीवन सिद्धांत था, एक खास फिलॉसफी, सामाजिक मुक्ति की जो फिलॉसफी थी, शोषण से मुक्ति की जो फिलॉसफी थी, उसमें हमने बहुत दूर तक कला की उपेक्षा की और ऐसा लगने लगा कि जिसे हम वैचारिकता कहते हैं वह इसे ही वैचारिकता कहेंगे, वरना जो पीछे की वैचारिकताएं थी उन्हें हम वैचारिकता नहीं मानते थे। तो इस प्रकार की वैचारिकता ने बहुत दूर तक नुकसान किया, यह सच है। लेकिन अगर हम कहें कि वैचारिकता का विस्तार आध्यात्म के क्षेत्र में भी है, मनुष्य की उपस्थिति और मनुष्य की मुक्ति की आकांक्षा के क्षेत्र में भी है, और मैं समझता हूँ कि हर प्रकार की मुक्ति की आकांक्षा के पीछे एक वैचारिक आधार होता ही है, एक वैचारिक दुनिया होती है, उसके संदर्भ होते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं, जैसे आप अज्ञेय की कविता आप असाध्य वीणा ही इससे पहले पढ़ रहे थे, तो उसमें ही देखेंगे
कि जब साधक आगे बढ़ता और वह जो क्या कहते हैं केशकम्बली गुफा के जो प्रियंबद हैं, वह प्रियंबद जब संबोधित करते हैं, ओ विशाल तरु सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्यों तूने आरती उतारी, दिन भर भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, साँझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घकाय। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एक संबोधन का स्वर है, कहीं न कहीं ऋषियों के द्वारा जो विराट प्रकृति को, विराट ब्रह्म को संबोधित किया जाता था, कुछ वैसे ही। तो यहाँ फिर आप एक बार देखते हैं कि यह कविता जो असाध्य वीणा है, किसी न किसी आयुष परंपरा को अपने भीतर अनुस्यूत किए चलती है। तो कहीं न कहीं वह अपने समय से दूर हटकर परंपरा के एक ऐसे टुकड़े को आत्मसात कर रही है, और निश्चित रूप से यह आत्मसात करने की प्रक्रिया अनायास नहीं है। उस संवेदना की रचना जो कवि की है वह अनायास नहीं है, कहीं न कहीं एक लंबे विमर्श, और जिस विमर्श में तमाम प्रकार से हम कह सकते हैं सुगढ़ होने की चेष्टा है, उस सुगढ़पने में वांछितों को इकट्ठा करते हुए इस कविता में एक बड़ा ही कह सकते हैं सायास रूप से एक रूप गढ़ा गया है। यह जो सायासपना है, यह सायासपना हो जाने मात्र से वह कृत्रिम नहीं होता, बल्कि हम कह सकते हैं उस सायासपने में जो मन की गति होती है, वह मन की गति कहीं न कहीं आपके हृदय और विचारों के उस समुच्चय से पैदा होती है, जिस समुच्चय में हृदय मस्तिष्क के साथ साथ चलता है, और मस्तिष्क भी हृदय की गति को छोड़कर नहीं चलता। हृदय पूर्णतः स्वाधीन होकर मस्तिष्क की तिलांजलि नहीं देता, और न मस्तिष्क हृदय की पुकार की अनदेखी करता है। ऐसे में जो यह सायासपना है, बहुत दूर तक स्वाभाविक भी है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि रहती है, वैचारिकता रहती है, कविता के भीतर रहती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे बहुत सारी कविताओं का नाम लोग लेते हैं, जिनमें इनकी कविता है, कवि है 1932 की रचना, रहस्यवाद 1937 की रचना, वर्ग भावना सटीक 1941 की रचना, ये नया कवि आत्मोपदेश 1958 की रचना, नए कवि से 1958 की रचना, नया कवि आत्म स्वीकार 1958 की रचना। ऐसे बहुत सारे बौद्धिक बुलाए गए 1976 के बाद की रचना है कहीं यह। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें इनकी वैचारिकी है। अब नदी के द्वीप में ही देखें तो नदी के द्वीप में जो वैचारिकी बनती है, उस वैचारिकी से एक भेद आपका हो सकता है, एक हम कह सकते हैं एक भेद आपका बन सकता है कि क्या हम इसे वैचारिकी वैसे ही माने जैसा वो कहा जा रहा है। क्योंकि इसमें एक चीज़ है इस वैचारिकी में, जैसे हम कहें कि एक नदी है, एक द्वीप है, भूखंड है। अब हम क्या मान लें, सीधे आप देखते हैं अगर हम बहुत वैचारिक और बहुत प्रतीकों के झमेले में न पड़े, हम लक्षणा और व्यंजना इत्यादि के झमेले में न जाएं, सामान्य धरातल पर हम वस्तु विन्यास के साथ चलें, तो बहती हुई नदी में बहते बहते अचानक रेत की कोई ढो खड़ी हो जाती, या ज़मीन कटाव करते करते नदी जब बहती है तो कहीं कहीं ऐसे कटाव करती कि बीच में कुछ भूखंड छूट जाता है और दोनों तरफ से धारा बहना शुरू हो जाती है। दोनों स्थिति में नदी के द्वीप का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार से यदि हम कोई मान ले कि इस प्रकार से जो निर्माण दोनों तरफ से हो रहा है, तो उसमें द्वीप को हम कवि के शब्दों में ही मान लें कि साहब वह व्यक्तित्व है, वह शिशु है। नदी को हम संस्कृति, परंपरा और माँ मान लें, भूखंड को हम पिता मान लें, और इस प्रकार से आगे बढ़ें तो बात ठीक नहीं बनती। हम ये कह सकते हैं कि वह नदी और नदी की धारा परिवेश की गतिशीलता हो सकती है, परंपरा हो सकती है, अनागत काल से आ रही जीवन की धारा हो सकती है। हम कह सकते हैं हमारा सौंदर्य बोध हो सकता है, हमारे मूल्य हो सकते हैं, हमारी सभ्यता हो सकती है, हमारी जीवन शैली, बहुत कुछ है जो हो सकती है। महज संस्कृति कहकर हम उसे एक गोल मटोल सा एक अमूर्त अवधारणा में न डाल दें। उसी ढंग से द्वीप जिसे आप कहते हैं, यह न तो केवल कवि का व्यक्तित्व है, बल्कि कहते हैं कि अगर एक रचना को लेते हैं, एक कलाकृति को लेते हैं, तो उसके बाद बाहर का समस्त परिवेश है उसमें, वह कला का, रंगों का, आंदोलनों का, संरचना का, रूप विन्यास का, तमाम सिद्धांत, तमाम दर्शन, तमाम अनुभूति, संसार सब बिखरे हुए हैं उसमें। वो सब को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कहीं न कहीं अपने दबावों से हमारी कलाकृति का, हमारे चिंतन का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे समय के नई नई निर्मितियों का निर्धारण करते हैं। आज जिसको पिता कहते हैं, पिता भी कहीं न कहीं जनक और पालन पोषण करने वाला होता है। भूखंड को हम पिता ही नहीं कह सकते। केवल पिता ही हम क्यों कहें? आप पिता इस अर्थ में कह सकते हैं कि हम उस भूखंड से जुड़े रहते हैं, और वह भूखंड नदी से हमें जुड़ने का अवसर, या नदी हमें उस भूखंड से जुड़ने का अवसर देता है। तो हम कह सकते हैं उस भूखंड से भीतर ही भीतर जुड़े होते हैं, बाहर से टूटे होते हैं, और बाहर से जो टूटे होते हैं उसमें यह नदी की जो धारा है वह संवाद का एक तरल प्रवाह प्रवाहित करता रहता है। फिर यह जो तरलता है, यह तरलता कहीं न कहीं भाव संसार की तरलता है, विचार की तरलता है, जो अपने समय, अपने संदेश, और कह सकते हैं अपने समय की तमाम परिवर्तनों से स्पंदित होता चलता है। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे तो नदी के द्वीप में जो एक वैचारिकी बनती है, तो एक नदी है, एक द्वीप है, एक प्रवाह है, और स्वाभाविक है, इसे देखते ही लगता है कि यह नदी नदी नहीं कुछ और है, यह द्वीप द्वीप नहीं कुछ और है। हम कह सकते हैं यह कवि का आत्म प्रक्षेपण होता है, आत्म प्रक्षेपण, या कह सकते हैं एक प्रोजेक्शन होता है, मानसिक प्रक्षेपण होता है, जो उसके मस्तिष्क में कई बिंब हैं, वह समानार्थी बिंबों को पाकर अपने को प्रक्षेपित करते हैं समानार्थी रूपों में। तो इस तरह हम अगले दिन अब इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते हुए नदी के द्वीप को पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बीच में हो सकता है हम लोग असाध्य वीणा में भी प्रवेश करते रहें।